नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी में आज दूसरे चरण की वोटिंग शुरू। 55 सीटें दांव पर। 2 करोड़ मतदाता करेंगे 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी में करेंगे चुनावी सभा। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आज टुंडला में। यूपी में नाइट कर्फ्यू में ढील। नाइट कर्फ्यू अब 11 बजे से। आज से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। अगले सप्ताह फिर समीक्षा। उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए वोटिंग आज। 82 लाख मतदाता तय करेंगे 632 उम्मीदवारों की किस्मत। जो जितना बड़ा नेता वो उतना ही झूठा, अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में 55 सीटों पर वोटिंग होनी है और मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया और मतदाता शाम 6 बजे तक अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सकेंगे। इसमें फेज में कुल 2.2 करोड़ मतदाता 586 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। गौरतलब है कि कुल 2.2 करोड़ पात्र मतदाताओं में से 1.8 करोड़ पुरुष और 0.94 करोड़ महिलाएं और 1269 थर्ड जेंडर है। वहीं दूसरे चरण में 23,404 मतदान केंद्र और 12,544 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग कुल 12,538 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और राज्य में जो पुलिस के मुताबिक सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 794.1 कंपनियां मिली हैं, जिनमें से 733 को चुनाव ड्यूटी में तैनात किया गया है, जबकि 3 कंपनियां ईवीएम की सुरक्षा में और 10 की तैनाती स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में की गई है। दूसरे चरण में राज्य के 9 जिलों में आज वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली व शाहजहांपुर शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को मैनपुरी में रहेंगे। वह जिले की किसनी विधानसभा क्षेत्र के पतारा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जारी होने के बाद भाजपा नेता तैयारियों में जुटे रहे। वहीं प्रशासन भी सुरक्षा के इंतजाम करने में लगा हुआ है। उधर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने फिरोजाबाद के टुंडला स्थित ठाकुर बिरी सिंह डिग्री कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसनी विधानसभा क्षेत्र के पतारा स्थित घाटम देव इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे किसनी सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर त्रिरंजन आशु दिवाकर के लिए वोट की अपील करेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री के आगमन का कार्यक्रम जारी होने के बाद भाजपा पदाधिकारी दिन भर तैयारियों में जुटे रहे। वहीं प्रशासन भी मुख्यमंत्री के आने की सूचना पर अलर्ट हो गया। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सीधे सभा स्थल पर ही पहुंचेंगे। दोपहर करीब 1 बजे से जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री वापस लखनऊ रवाना हो जाएंगे। वहीं भोगांव के नेशनल इंटर कॉलेज में भी भाजपा की जनसभा सोमवार को प्रस्तावित है। इसमें सांसद एटा राजवीर सिंह 11 बजे जो है उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राम नरेश अग्नोत्री के समर्थन में सभा को संबोधित किया। ये जानकारी भाजपा के जिला प्रभारी के माध्यम से प्राप्त हुई। कोविड-19 मामलों में कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी गई है। प्रदेश में अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जबकि पहले रात 10 बजे से कर्फ्यू लगता था। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने रविवार को दी। वहीं प्रदेश में सोमवार के सभी स्कूल कॉलेज खुल गए और इससे पहले 7 फरवरी से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया था और पहली से 8वीं कक्षा तक की ऑनलाइन कक्षाएं भी चल रही थी। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। कोविड प्रोटोकॉल में ढील देने से सरकार के फैसले से रेस्टोरेंट संचालकों ने भी राहत की सांस ली है। होटल संचालक मांग कर रहे थे कि रात्रि कर्फ्यू के कारण उन्हें 10 बजे से पहले रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता था, जिसके कारोबार पर उनका सीधा असर पड़ रहा था। वहीं सूत्रों का कहना है कि अगले हफ्ते इसमें फिर से समीक्षा की जाएगी और कोरोना के मामले इसी तेजी से कम होते रहे तो रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने पर भी विचार किया जा सकता है। एक दिन पहले ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोरोना के घटते मामलों के चलते पदयात्रा, रैली, चुनाव प्रचार के नियमों में राहत दी थी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई है। राज्य में महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी 23,391 हो गई है। साथ ही राज्य में कोरोना के 15,276 सक्रिय मामले अभी भी हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 70 सीटों पर आज मतदान होगा। प्रशासन की ओर से मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान जो है सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक
चल रहा है और मतदान के लिए 11,697 केंद्र भी बनाए गए और इस दौरान कोविड-19 नियमों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। ये मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया, जबकि शाम को 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। इस दौरान राज्य के 82 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। राज्य में सभी 70 विधानसभा सीटों पर 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 155 उम्मीदवार निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। आयोग ने मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। इसके साथ ही मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का भी फैसला किया गया है। महिला मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य में 100 से अधिक महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर शनिवार को ही प्रचार खत्म हो गया था। प्रचार के अंतिम दिन पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी के कई दिग्गजों ने प्रचार किया था। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने भी जनसभा को संबोधित किया था, जबकि आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य के सभी मतदाताओं से एक अपील की थी, जिसमें उन्हें बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आपको एक मौका देने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि राज्य में सभी सीटों पर एक चरण में मतदान हो रहा है। चुनाव के रिजल्ट सभी 5 राज्यों के साथ यानी कि 10 मार्च को सबके सामने आएंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रविवार को हाथरस की सिकंदराराव विधानसभा में चुनावी सभा कर 3 जनपदों के मतदाताओं को लुभाया। अखिलेश यादव ने कहा कि आपको पहले चरण के चुनाव की हवा का पता चल गया होगा। आपसे दूर नहीं है वे जिन्हें जहां वोट पड़े हैं। कहने को हर दल कुछ ना कुछ कह रहा है, लेकिन पहले चरण में ही उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अलीगढ़ के जिले के लोग जानते होंगे कि बीजेपी का सफाया हो चुका है। झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि 5 साल में इन्होंने जो काम करना चाहिए था वह काम नहीं उन्होंने किया है। डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है, वह है भ्रष्टाचार। उसका छोटा नेता वह छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोल रहा है। सबसे बड़ा नेता तो वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। जिन लोगों ने अखबार पढ़ा होगा वो जानते हैं कि गुजरात का एक व्यापारी 28 बैंकों का पैसा लेकर भाग गया। अखिलेश यादव ने कहा कि वे कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चलेंगे, लेकिन ये छोटे वाहन भी नहीं चला पा रहे हैं। समाजवादी सरकार जरूरत पड़ने पर पेट्रोल डीजल भी फ्री कर देगी, बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे। सपा ने कारखाने बनाए, बिजली उत्पाद के वहां से दिलाएंगे। बजट से हर साल का 300 करोड़ बिजली फ्री देने पर जो है लोगों को बिजली फ्री मिलेगी। मुख्यमंत्री बिजली कारखाने का नाम भी नहीं बता पाए। हरदुल्लागंज में बिजली कारखाना है। पिछली बार वे वहां गए थे, पूरे भाषण में बिजली के कारखाने का नाम उन्होंने लिया। एटा से लखनऊ जाओ तो देख लेना कि कितना बड़ा कारखाना बन रहा है। अखिलेश ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पता नहीं कहां रफ्तार बढ़ा रही है। यह सरकार जो है सांड भी नहीं पकड़ पा रही है और बड़ी संख्या में लोगों की मौत जो है वो आवारा जानवरों से हो रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी में आज दूसरे चरण की वोटिंग शुरू। 55 सीटें दांव पर, 2 करोड़ मतदाता करेंगे 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी में करेंगे चुनावी सभा। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आज टुंडला में। यूपी में नाइट कर्फ्यू में ढील। नाइट कर्फ्यू अब 11 बजे से। आज से खुलेंगे स्कूल कॉलेज, अगले सप्ताह फिर समीक्षा। उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए वोटिंग आज। 82 लाख मतदाता तय करेंगे 632 उम्मीदवारों की किस्मत। जो जितना बड़ा नेता वो उतना ही झूठा, अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा द्वारा थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के 40 बूथों पर फिर से वोटिंग कराने की अपील जो है चुनाव आयोग ने खारिज कर दी है। काबीना मंत्री के आग्रह पर जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर
ने कहा है कि सभी बूथों पर निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। मौजूदा योगी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा थाना भवन से विधायक हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण में 10 फरवरी को क्षेत्र में मतदान हुआ। हालांकि सुरेश राणा ने बूथों पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए फिर से वोटिंग कराने की अपील की थी। शामली की डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी जीत कौर के आदेश में कहा गया है कि थाना भवन विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सुरेश राणा द्वारा की ओर से जो फिर से वोटिंग कराने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया था उस पर समीक्षा करने के बाद में उस पर जो निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है उसमें फिर से वोटिंग नहीं होगी। निर्वाचन आयोग 2022 में 40 बूथों पर दोबारा मतदान की मांग की गई थी। आदेश में कहा गया कि इस संबंध में अवगत कराना है कि मतदान पूरे जनपद में बिल्कुल शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व नियम अनुसार संपन्न हुआ है। प्रेक्षक द्वारा पूरी मतदान प्रक्रिया को सही पाया गया था। अब पुनर्मतदान की कोई भी गुंजाइश नहीं है, न ही आवश्यकता है। लगातार 2 बार से थाना भवन से विधायक चुने जा रहे सुरेश राणा के आरोप के बाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के दबंगों ने लोगों को मतदान करने से रोका और फर्जी मतदान किया। उन्होंने आरोप को भेजे पत्र में सभी 40 बूथों की सूची भी दी थी जहां उन्होंने गड़बड़ी का दावा किया। आपको बता दें कि यूपी में 7 चरणों में मतदान होंगे और 10 मार्च को मतगणना होगी। पहले चरण के लिए 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का आज मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिजाब विवाद पर अपनी राय जाहिर की है। यूपी 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिजाब विवाद पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या वह प्रदेश में सभी को भगवा पहनने का आदेश दे सकते हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था और पसंद नापसंद हम देश और संस्थाओं पर लागू नहीं कर सकते। क्या मैं उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों या लोगों को बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है और आर्मी में कोई कहेगा कि हम इसे फिर से सुचारू रूप से कर लेंगे तो इस प्रकार की अभी कोई भी बात नहीं हुई है। अनुशासन अगर इस तरह की चीजें रहीं तो अनुशासन जो है वो नहीं रह पाएगा। व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होती है, लेकिन जब संस्थाओं की बात होती है तो हमें संस्था के नियम कानून को अपना मानना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि नए भारत में विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ कार्य कर रही है। नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं चलेगा। मैं स्पष्ट कहता हूं कि गजवा ए हिंद का सपना कायमात के दिन भी साकार नहीं होगा। इन दिनों उत्तर भारत में अच्छी धूप खिलने से लोगों को राहत मिली है। अगले 2-3 दिन में राजधानी दिल्ली उत्तर समेत न्यूनतम तापमान में जो है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जा सकती है। वहीं अनुमान यह भी है कि पश्चिमी विक्षोभ कुछ इलाकों में अपना असर दिखा सकता है। कई राज्यों में हल्की बारिश भी हो सकती है और ठंड में भी हल्का इजाफा हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की श्रृंखला पहाड़ी राज्यों की ओर भी बढ़ेगी। देश के उत्तरी भाग में पश्चिमी हवाओं का असर कम देखा गया है और ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में ठंड अंतिम पड़ाव पर है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में जो है 16 और 16 जनवरी के बीच बर्फबारी और हल्की बारिश भी हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में धीमी वृद्धि देखी जा रही थी। हालांकि उत्तर भारत के कई इलाकों में सुबह शाम ठंड कोहरा पड़ रहा है। उत्तर पश्चिम में तापमान अभी भी सामान्य से नीचे बना हुआ है। हिमालय में छिटपुट हिमपात से तापमान में उतार चढ़ाव अभी भी जारी रहेगा। राजस्थान में भी कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री का उसमें इजाफा देखा गया है। इसके बावजूद ठंड का प्रकोप अभी जारी रहेगा। वहीं हरियाणा में धूप खिलने की वजह से लोगों को ठंड से काफी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों तापमान में हल्की वृद्धि देखी जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से चलने वाली तेज हवाओं से भी राहत जो है लोगों को मिली है। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है और इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार में अपना दमखम झोंक रही हैं। इसी बीच रविवार शाम लुधियाना में भाजपा प्रत्याशी पर हमला हो गया। पुलिस का कहना है कि कुछ अज्ञात लोगों ने प्रत्याशी की कार पर हमला किया है। लुधियाना की गिल सीट से भाजपा प्रत्याशी SR लाधेर प्रचार करने के लिए निकले थे। हमले में वो घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात लोगों ने लाधेर पर हमला किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि लाधेर 1991 बैच के IAS अफसर भी रहे हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं।
वह कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह वैद के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। वैद भी 1992 बैच के सिविल सर्विस ऑफिसर थे। बाद में उन्हें प्रमोट कर दिया गया था। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा कारणों से फिजिकल रैली नहीं कर पाए थे। अब भाजपा ने पीएम मोदी की 3 रैलियों का प्लान बनाया है और इनमें से आज यानी कि 14 फरवरी को मोदी जालंधर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद 16 फरवरी को पठानकोट में भी जो है जनता को संबोधित कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान इसरो ने सोमवार को बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस साल भी सफलताओं की सीढ़ियों पर इसरो जो है लगातार चढ़ रहा है। सोमवार को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C52 के जरिए सैटेलाइट EOS 4 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसके साथ 2 अन्य छोटे सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। लॉन्च होने के साथ ही लोगों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। रविवार को इस मिशन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। PSLV-C52 के माध्यम से जिस उपग्रह EOS 4 को धरती की कक्षा में भेजा गया है वह धरती पर नजर रखने का काम करेगा। इसके अलावा 2 छोटे छोटे ध्रुवीय उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसके लिए 25 घंटे और 30 मिनट की उल्टी गिनती की गई। EOS 4 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसका काम कृषि, वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी, बाढ़ मानचित्र, जल विज्ञान और मौसम विभाग संबंधी जानकारियां भेजना है। जिन 2 छोटे उपग्रहों को भेजा गया है उनमें कोलोराडो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार किया गया है और इसके अलावा भी एक उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बनाया गया है। इन उपग्रहों के जरिए आयन मंडल और सूर्य की कोरोनल ऊष्मीय प्रक्रियाओं के बारे में रिसर्च किया जाएगा। दूसरे उपग्रह के जरिए भूमि के तापमान, आर्द्रता आदि का भी पता लगाया जाएगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी में आज दूसरे चरण की वोटिंग शुरू। 55 सीटें दांव पर। 2 करोड़ मतदाता करेंगे 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी में करेंगे चुनावी सभा। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आज टुंडला में। यूपी में नाइट कर्फ्यू में ढील। नाइट कर्फ्यू अब 11 बजे से। आज से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। अगले सप्ताह फिर समीक्षा। उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए वोटिंग आज। 82 लाख मतदाता तय करेंगे 632 उम्मीदवारों की किस्मत। जो जितना बड़ा नेता वो उतना ही झूठा, अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल। तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर भाजपा को झटका लगा है। लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह के 3 सहयोगियों ने रविवार को टीएमसी ज्वाइन कर ली। इसमें भाटपाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरमैन सौरभ सिंह और पूर्व विधायक सुनील सिंह भी शामिल है। सौरभ सिंह को भाजपा ने निकाय चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार भी घोषित किया था। उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी भर दिया था। सुनील सिंह नोपारा से विधायक रह चुके हैं। उन्हें भी भाजपा ने नोआपारा से नगर निगम के चुनाव में प्रत्याशी बनाया था। सुनील सिंह के साथ उनके बेटे आदित्य सिंह और अर्जुन सिंह के भतीजे सौरभ सिंह ने अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया। बाद में इन तीनों ने ही
टीएमसी ज्वाइन कर ली। एक तरफ भाजपा के कई नेता टीएमसी में शामिल हो गए हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी में भी अंदरूनी कलह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच टकराव की खबरें भी जो हैं वो लगातार चर्चा में है। इस कलह के बाद ममता बनर्जी ने 20 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का ऐलान किया है। यह समिति ममता बनर्जी के नियंत्रण को बढ़ाने और पुराने और नए नेताओं के बीच के टकराव को रोकने का काम करेगी। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अनिर्बान गांगुली ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की है और आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2016 में सत्ता में आने के बाद से पेगासस का इस्तेमाल कर रही है। गांगुली ने टीएमसी महासचिव कुणाल घोष के इस दावे को भी खारिज कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में फिर से शामिल होना चाहते हैं क्योंकि वह भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं। गांगुली ने कहा कि कुणाल घोष को कैसे पता चला कि अधिकारी भारतीय जनता पार्टी छोड़ना चाहते हैं? क्या घोष ने अधिकारी का फोन टैप किया है? मेरा मानना है कि टीएमसी फोन टैप करने के लिए पेगासस का उपयोग कर रही है। 2016 से ही ममता बनर्जी पेगासस का उपयोग कर रही हैं। अगर ममता ने फोन टैप किया है तो उन्होंने रिकॉर्ड की कई बातचीत को भी जो है वो अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया है? यह स्पष्ट है कि वे झूठ बोल रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर आंतरिक संबंध बहुत खराब चल रहे हैं, दोनों गुट जो है वो अलग अलग बटे हुए हैं। गांगुली ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक संबंध और पार्टी में स्थिति अभी भी बहुत खराब है। अभी अनुशासनहीनता अपने चरम पर पहुंच गई है। तृणमूल कांग्रेस दो गुटों में बैठी है और कुणाल घोष अभिषेक बनर्जी के गुट में, जबकि कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के गुट में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर में जनसभा संबोधित करेंगे। इसके पहले आदमपुर से जालंधर पीएपी तक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। 3 स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पहले पंजाब पुलिस, उसके साथ बीएसएफ, सीआरपीएफ व कमांडो दस्ते तैनात होंगे। डाग स्क्वाड, बम स्क्वाड, दंगा रोधी दस्ता भी वहां तैनात होगा। पुलिस की सीसीटीवी वैन हर तरफ मौजूद रहेगी। जालंधर कमिश्नरेट व देहात पुलिस के सारे जो अफसर हैं वो मैदान में ड्यूटी देंगे। प्रधानमंत्री को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन से पीएपी ग्राउंड तक हेलीकॉप्टर से आना है। विकल्प के तौर पर आदमपुर एयरपोर्ट से पीएपी ग्राउंड तक सड़क मार्ग पर भी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है। अगर किसी स्थिति में प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से आना पड़ता है तो संभावित रूट जो है प्लान डायवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम जो है वो पूरी तरह से नजर बजाए हुए। पीएम की यात्रा को लेकर पुलिस ने बुलेट प्रूफ वाहन और पीएम की यात्रा के दौरान आवश्यक अन्य वाहनों की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त उन स्थानों का भी जायजा लिया गया जहां पर पीएम मोदी की रैली होनी है। एबीजी शिपयार्ड कंपनी द्वारा 22,000 करोड़ से अधिक के घोटाले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि सरकार जनता का पैसा लुटाओ फिर भी भगाओ की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत लगातार घोटाले हो रहे हैं और आरोपी विदेश भाग रहे हैं। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि करीब 5 साल के बाद सीबीआई द्वारा 7 फरवरी 2022 को इसका केस दर्ज किया गया था। इसके लिए सीबीआई को 2 बार शिकायत भेजी गई। हालांकि सीबीआई ने भी अपनी शिकायत में बैंक के कर्मचारियों का पूरा बचाव किया। उन्होंने दावा किया कि एबीजी शिपयार्ड का मालिक ऋषि अग्रवाल गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए ही मोदी के बहुत नजदीक था। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एबीजी शिपयार्ड को सूरत में कम रेट पर जमीन दी गई। साल 2013 में जब मोदी कोरिया के दौरे पर गए तो उसके प्रतिनिधि मंडल में ऋषि अग्रवाल भी था। यहाँ तक कि वाइब्रेंट गुजरात में ऋषि अग्रवाल ने मोदी के साथ बैठकर 22,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा भी किया था। गोवा में विधानसभा चुनाव की 40 सीटों के लिए आज मतदान जारी है। मतदान के बाद 301 उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो जाएगी। मतगणना 10 मार्च को होगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुणाल ने कहा है कि गोवा में सोमवार को 11 लाख से अधिक मतदाता जो हैं वो 301 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या करीब 672 है, जो देश में सबसे कम है। वास्को विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 35,139 मतदाता है, जबकि मोरमू गांव सीट पर सबसे कम 19,958 मतदाता है। इस बार 68 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत मतदान केंद्रों में सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपना वोट डाल दिया है। सावंत ने इस दौरान कहा कि हमें किसी
सहयोग की जरूरत नहीं है। सावंत ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता माइकल लोबो और उत्पल पारीकर दोनों ही चुनाव नहीं जीतेंगे। निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बन रही है। सरकार बनाने के लिए हमें किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूपी में आज दूसरे चरण की वोटिंग शुरू। 55 सीटें दांव पर। 2 करोड़ मतदाता करेंगे 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी में करेंगे चुनावी सभा। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आज टुंडला में। यूपी में नाइट कर्फ्यू में ढील। नाइट कर्फ्यू अब 11 बजे से। आज से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। अगले सप्ताह फिर समीक्षा। उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए वोटिंग आज। 82 लाख मतदाता तय करेंगे 632 उम्मीदवारों की किस्मत। जो जितना बड़ा नेता वो उतना ही झूठा, अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना।